तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि जो हमारा कारोबार था हमारे देश का, उसका जो है अंग्रेज़ों के रूल के दौरान क्या हुआ। अगर मैं आपको इसकी एक समरी चाहिए, आपके पास कुछ ज़्यादा पेशेंस नहीं है और आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आप यही समरी देख के चले जाइए कि हमारी इंडस्ट्री पहले इस लेवल पर थी, अंग्रेज़ों ने उसे इस लेवल पर फेंक दिया और हमारे लोगों की जो है कुछ हम कह सकते हैं हौसले की वजह से हमारा कारोबार यहाँ आ गया और फिर आज़ादी में कुछ समय वो वैसा ही रहा और आज हमारा कारोबार कुछ यहाँ है और अभी हमें बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना है। तो आप जो है इस वीडियो को भी छोड़कर जा सकते हैं अगर आप में कुछ ज़्यादा पेशेंस नहीं है। वीडियो वैसे भी हमारी छोटी ही होती है, पता नहीं वॉच टाइम क्यों कम होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। देखिए, जो है अंग्रेज़ों के राज से पहले यानी कि अंग्रेज़ों का हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करने से पहले इंडिया जो है वो देश भर में जो है चीज़ें यानी कि दुनिया भर में जो है चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत दूर दूर तक होता था। यूरोप, पर्शिया, अरेबिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, पूरी दुनिया में हमारा सामान जो है वो मशहूर था, जैसे कि हमारी टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, मेटल वर्क्स। पर जो है अंग्रेज़ वो जब आए, उन्होंने जो है हमारा ये देश है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और हमारा जो सामान है वो हमारे देश से जो है वो इंडिया से लूटकर वो ब्रिटिश ले गए, सॉरी ब्रिटेन ले गए सारा सामान। और हमारे देश में जो है उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो कि एक नया कंसेप्ट था। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो अंग्रेजों के आने से पहले जो है हमारे मुल्क में मशहूर थी। तो इसमें तीन तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं। सबसे पहले जो है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके लिए यही सबसे ज़्यादा मशहूर और मेजर इंडस्ट्री थी। याद रखना, इंडिया जो है वो अपने जो हमारी सारी दुनिया में इंडिया उस समय जो है मशहूर था इंडिया के कॉटन, सिल्क और वुलन टेक्सटाइल्स के लिए। और इसके जो मेन सेंटर्स थे वो थे सूरत जो गुजरात में है, और ढाका ये बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद, मसूलीपट्टनम, मदुरई और कैलीकट, ये जो हैं ये मेन सेंटर्स थे। आप इसमें सूरत और ढाका को याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें जो है वो मुस्लिन ऑफ ढाका और कालिको इंपॉर्टेंट है। वैसे आप एक बार सभी की रीडिंग ले लें ताकि जो अगर ये इनमें से कोई और एग्जाम में आता भी है तो आपके जो है दिमाग में क्लिक हो जाए। और ये जो सामान है ये एक्सपोर्ट होता था यूरोप, पर्शिया, अरेबिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये भी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और ये जो इंडस्ट्री थी ये जो है ये फैमिली रन इंडस्ट्रीज होती थी ज़्यादातर। जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, जैसे कि वुडवर्क यानी कि जो भी लकड़ी का काम या लकड़ी की चीज़ें बनती हैं, आइवरी होगी, पॉटरी होगी, जैसे कि जो भी हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं जैसे कि घड़ा वगैरह, जहाँ उसको उसको मटका भी कहा जाता है। और लोहे लोहे का काम, जो भी ज्वेलरी वगैरह, कारपेट्स और कुछ भी चमड़े का काम, ये जो चीजें हैं ये भी बहुत ज्यादा हैं। वर्ल्ड वाइड जो है चीजें एक्सपोर्ट भी होती थी और इनका कंजप्शन जो है वो इंडिया में भी बहुत ज्यादा होता था। और ये जो है ये आर्टिशियन लेबर की ये एक डिफरेंट स्किल होती थी। ज्यादातर जो ये इंडस्ट्रीज हैं यानी कि हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये फैमिली रन बिजनेसेस होते थे। और बाकी भी जो है तीन तरह की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में वो एग्जिस्ट करती थी, जो की थी शिप बिल्डिंग की। और शिप जो होती है वो किश्ती होती है, और ये जो है ये आप याद रखिए कि वो बनेगी कहाँ, वो पानी के पास ही बनेगी। और जिस एरिया में ज्यादा उस चीज की जो एक्वेटिक लाइफ है और उस चीज का यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ से ज्यादा होता है वहीं पर शिप्स की जरूरत होगी, इसलिए वो जो है बनती थी बंगाल में, बॉम्बे में और सूरत में। और मेटल वर्क इंडस्ट्रीज भी थी, यानी कि इंडिया जो है वो अपनी एक डिफरेंट तरह की जो आयरन और स्टील जो है, जिसको वुड स्टील कहा जाता था, उसके लिए भी जो है इंडिया बहुत ही ज्यादा फेमस था। और उसके साथ साथ ही जो है इंडिया की दो बहुत चीजें मशहूर थी, वो थी परफ्यूम मेकिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज है परफ्यूम मेकिंग, जो इंडिया के उस समय में जो है फेमस होती थी। और उसके साथ साथ आती है सॉल्ट, शुगर, ग्लास और पेपर। अगर हम बात करें कि इंडियन इंडस्ट्रीज का उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बारे में अगर मैं आपको एक छोटी सी समरी दूं, वैसे तो ब्रीफ में भी समझाऊंगा। अगर उस छोटी सी समरी की हम बात करें, इनका डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि जो तो हमारी जो है इंडियन, आप इनको इंडियन इंडस्ट्रीज ये रही और ये रही ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इनके ऊपर जो है इनके सामान के एक्सपोर्ट के ऊपर जो है अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्स लगा दिया और इनका जो है काम उसको खत्म कर दिया। और जो चीजें बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कपड़े बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया से सस्ते दाम में खरीदती, ब्रिटेन में लेकर जाते उसको, वहां पे जो है सामान बनाते और ड्यूटी फ्री यानी कि बिना टैक्स के अपना सामान जो है उसको इंडिया में लाते। और
उसको बेचते। इसी के कारण जो है ब्रिटेन में लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था, और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई इस टैक्स की वजह से। और इसी के कारण जो है हमारी पॉपुलेशन जो है उनको, वो जो हमारे शहर थे, यानी कि जो हमारे हब थे, इंडस्ट्रियल हब्स, वो खत्म हो गए, और लोगों को जो है वो अपने गांव की तरफ वापस जाना पड़ा, और वापस जाकर उनको खेती बाड़ी करनी पड़ी जिनके पास जमीन थी। अगर जिनके पास जमीन नहीं थी तो वो मजबूरी करने में जो है मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि अगर इतना सामान बन रहा है बहुत बड़े लेवल पर जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो सामान जो है उसके लिए बहुत सारी लेबर भी लगती होगी, और वो जो लेबर होती थी सारी, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर कोई एक इंडस्ट्री का मालिक है, उसके उसके पास बहुत सारे एसेट्स होंगे, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसके पास एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है जमीन का भी होगा। पर जो लेबर थी, यानी कि जो हम कह सकते हैं उसके अंडर जो कारीगर काम करते थे, वैसे तो उनका एक मेजर रोल था उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, पर जब इंडस्ट्री ही नहीं रही तो वो क्या करेंगे। इसलिए वो जब उसकी उनकी जो कला थी उसकी कीमत नहीं रही, उनको जो है गांव में जाकर जहाँ तो खेती करनी पड़ी, जहाँ किसी की जमीन में खेत मजदूर की तरह काम करना पड़ा। अगर हम बात करें कि इन्होंने जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कैसे खत्म किया, वो इसी तरह से खत्म किया, हमारी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, और ब्रिटिश की चीजें जो है, अपनी चीजें जो है उनको जो है इन्होंने टैक्स फ्री रखा। और फिर आता है कंसेप्ट इकोनॉमिक ड्रेन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। पहले बात करेंगे इकोनॉमिक ड्रेन की। इकोनॉमिक ड्रेन इस तरह से था कि जो इंडिया जो है इसको सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स की तरह देखा जाता था, यानी कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और वहां से ब्रिटिश गुड्स जो है हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए ब्रिटेन, और वहां से जो है इनको मैन्युफैक्चर करके लाए, और वो ब्रिटिश गुड्स को जो है वापस जो है इन्होंने इंडिया में बेच दिया। और ड्रेन ऑफ वेल्थ भी जो है वो भी यहाँ इसी तरह हुई, क्योंकि जो लोकल इन्वेस्टमेंट थी वो इन्होंने खत्म कर दी, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर आती है टर्म डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस टर्म को जो है कौन किया था, इकोनॉमिस्ट रमेश चंद्र दत्त जी ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, आप इसको याद रखिए। और इसके तहत ही जो है इस कॉन्सेप्ट के अंडर ये समझाया गया है कि कैसे जो है इंडिया ने एक डिक्लाइन देखा एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन क्राफ्ट में, जिसके तहत जो है लोगों को खेती बाड़ी में जो है धकेल दिया गया, क्योंकि उनसे उनका रोजगार जो है अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। और इस ये एक ऐसी चीज उन्होंने की जिसमें से आज तक इंडिया नहीं उभर पा रहा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर के आसपास वाले काम में ही जो है आज भी बिजी है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आर्टिशियंस में भी आ गई, जिसके कारण जो है उन्होंने माइग्रेशन की गांव की तरफ, और जो हमारा अर्बन क्राफ्ट सेंटर्स थे वो खत्म हो गए, और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको जो है ब्रिटिश वो जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया हैंडमेड क्लोथ से, यानी कि लोग घर पर ही कपड़े बनाने लगे। एक समय पर जो इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा पीक में थी, सबसे ज्यादा बेस्ट होती थी, उसको भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। और फिर जाते हैं हमारे देश के कुछ अमीर लोग जिन्होंने कोशिश की देश में इंडस्ट्रीज लाने की, जो वो है हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में से हैं सबसे बड़े, जो हैं जमशेद जी टाटा, जो कि रतन जी टाटा जी के दादा में से एक थे, शायद दादाजी थे। और वो जमशेद जी टाटा जो है इन्होंने जो है कॉटन मिल और आयरन स्टील मिल को भी लगाया, जिसको हम टिस्को से नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको जो है जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में 1907 में जो है इस्टेब्लिश किया था। और फिर आते हैं कॉटन इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने वाले द्वारकानाथ टैगोर, दिनेश पटीट और कवासजी जहांगीर। अगर हम मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें कि वो जो मिड 19th सेंचुरी थी, जिस समय जो है मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर थी, अंग्रेजों ने यहाँ पर ला दी, और यहाँ पर है हमारा साल 1947। इस साल में जो है, सॉरी 19th सेंचुरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है हमारा 90s का समय, यानी कि 19th सेंचुरी का मिड पीरियड, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज दोबारा से उभरने लगी। सो सबसे पहले जो उभर कर इंडस्ट्री सामने आई वो है टेक्सटाइल मिल्स, जिसकी जो पहली मॉडर्न मिल थी वो थी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, जिसको 1854 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और इस मिल के कारण जो है बॉम्बे, अहमदाबाद, नागपुर और कोयम्बटूर के जो एरियाज है उनमें ग्रोथ हुई, क्योंकि एक इंडस्ट्री अपने साथ बहुत चीजें लाती हैं, और एक इंडस्ट्री की एक जगह पे आने से बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर आती है जूट इंडस्ट्री। जो पहली जूट मिल थी वो थी रिशेरा नियर कोलकाता। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी टेक्सटाइल मिल से एक साल बाद।
और ये जो है बंगाल के अराउंड ही जो है सेंटर थी, यानी कि बंगाल के आसपास में ही जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी। और फिर आती है हमारी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको जमशेदपुर में 1907 में इस्टेब्लिश किया गया। और बाद में ही इनके ही पीछे आ गई आयरन स्टील, सॉरी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और फिर देश में शुरू हुई कोल और माइनिंग, यानी कि कोयले की खदानें शुरू हुई, जिसके जो बड़े हमारे कोयले की खदानें हैं वो बंगाल और बिहार में थी, क्योंकि ये जो है कोयला ये रेलवेज और फैक्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और रेलवे जो है सबसे पहले अंग्रेज़ों ने, फिर हमारे देश में ही रेलवेज इंडस्ट्री, जिसको अंग्रेज़ों ने शुरू किया 1853 में। पहली ट्रेन जो है वो बॉम्बे से थाने चली थी। और वैसे तो इसका कुछ इंडिया के ऊपर जो फर्क नहीं पड़ा हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर ये इस चीज का इस्तेमाल जो किया था हमारे देश में से जो है रॉ मटेरियल लेके जाने के लिए, और अपना जो सामान था उसको इधर से उधर पहुंचाने के लिए और बेचने के लिए। अगर हम अंग्रेजों की नीतियों की, यानी कि उनकी पॉलिसीज की बात करें इंडियन इंडस्ट्री के तहत, वो क्या थी। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, फिर आगे पढ़ाऊंगा। सब्सक्राइब करो जल्दी से और लाइक करो। और सबसे पहली इनकी जो नीति है वो है लसीज फेयर, यानी कि उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। यानी कि इसके अंडर जो है वो इंडियन, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनके मालिकों को कुछ भी ज्यादा जो प्रोटेक्शन नहीं देते थे, जैसे कि इंश्योरेंस या सिक्योरिटी वगैरह, वो कुछ भी नहीं देते थे अंग्रेज। वो कहते थे आप कर रहे हो अपने रिस्क पर करो। और फिर जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था, यानी कि लोग भी उनको ज्यादा प्रेफर करते थे और अंग्रेज भी, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको। और जो इंडियन एंटरप्रेन्योर से वो इस इन चीजों से जो है डिस्करेज हो जाते थे, क्योंकि उनकी चीजों को भी लोग भी पसंद नहीं कर रहे थे और अंग्रेज भी पसंद नहीं कर रहे थे, और अंग्रेज ऐसी ऐसी कानून ला रहे थे जिसके जिसके कारण कि वो और पीछे चले जाएं। और हमारी पॉलिसी, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनके कम डेवलप होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो है बहुत ज्यादा लैक था। क्योंकि एक तो जो है हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको अंग्रेजों ने पहले ही खत्म कर दिया, और उनके खत्म होने के कारण जो है जो पूंजीवादी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं, अब उनके पास इतनी पावर नहीं रही थी, क्योंकि जो पूंजी थी उनकी जो वो खत्म हो गई थी, उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी। और जो उनको खेती बाड़ी की तरफ जाना पड़ा। और जो ब्रिटिश बैंक्स थी वो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को लोन भी नहीं देती थी। और उस समय जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। और जहाँ पर अवेलेबल थी वहाँ पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी अंग्रेज़ों ने। अगर हम बात करें लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो वो इसलिए हुई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ ही सेक्टर्स में जो है रही थी, जैसे कि हमारे लोगों ने भी कुछ खास जो है सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट नहीं किए थे कि जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको रिवाइव किया जाए या कुछ नया किया जाए। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, आयरन, कोल और टेक्सटाइल जो है वो हमारे देश की आज़ादी के बाद भी जो है टेक्सटाइल का काम बहुत ज़्यादा, हमारे जो वन ऑफ द आज भी रिचेस्ट लोग हैं उन्होंने काफ़ी पहले टेक्सटाइल्स का काम ही था, यानी कि उन्होंने नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया। अभी हमारे एक जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बताया था कि जो हमारा, जैसे कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा या किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, कि आप जो है आप सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो, आप कुछ टेक्नोलॉजी में नहीं या नहीं कर रहे, जैसे कि आपको एआई या कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जिसके कारण जो है देश में लाखों की तादाद में जो है लोगों को अच्छा काम मिले, यानी कि अच्छे लेवल्स के ऊपर काम मिले हायरार्की में, यानी कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हो। ऐसे नहीं कि सभी के सभी जो आदमी हैं हमारे अंडर इतने कामों लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट भी दी, पर जो सभी लोग काम क्या कर रहे हैं, 15-20 हजार महीने का कमा रहे हैं, और सभी के जो है लोग हैं वो फूड डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी वाले बने हुए हैं, सिर्फ डिलीवरी कर रहे हैं। यानी कि हमारे देश को अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर हम बात करें कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के, तो सबसे पहले तो जो उनकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से जो है मास अनएम्प्लॉयमेंट हुई। मास अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। इसके कारण जो है वो एग्रीकल्चर में जो है घुस गए, और इसके कारण जो है हमारी लैंड जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा। और इसी के कारण जो है हमारे देश में गरीबी आई, फिर माइंस आई, यानी कि महामारियां, और हमारा देश जो है अंडर डेवलप्ड रह गया। और इसके कारण जो है इंडिया एक जो एक समय पे जो है एक्सपोर्टर होता था पूरे जो है मैन्युफैक्चर गुड्स का, वो सिर्फ एक्सपोर्टर बन के रह गया रॉ मटेरियल का। और हमारी जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो है वो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ जो है खास आगे नहीं बढ़ पाई, यानी कि हमारे लोगों ने कुछ खास ज्यादा तरक्की नहीं की। अब अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।